हेलो बच्चों। तो आज आ गए हैं आईसीएसई 2024 का जो स्पेसिमेन पेपर आया है। ओके, मतलब जो 2025 के लिए जो स्पेसिमेन पेपर आया है उसका सेक्शन बी लेके ऑलरेडी सेक्शन ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली आखिर तक अंत तक देखो और अपना पेन और पेपर लेकर बैठो। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है अपना सेक्शन बी, तुम लोग देख सकते हो। सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज सीन इन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये देखो फिश, ये जो फिश है ये अंडर वाटर है। ओके, और इसका इमेज दिख रहा है वाटर सरफेस में। ओके बच्चों, नेम द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। तो ऑब्वियसली देखो ये डेंसर मीडियम है। ओके, और डेंसर मीडियम से जब हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, अ डबल कन्वेक्स लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 inside two liquids of refractive indices mu2 and mu3 are shown in the diagram below। तो देखो ये है लिक्विड mu3 और ये है लिक्विड mu2, और ये जो लेंस है इस लेंस का जो मेटीरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1। ओके बच्चों, the refractive indices are such that mu2 is greater than mu1, okay, and mu1 is greater than mu3. How would a parallel incident beam of light retrace when it comes out of the lens in each of the cases shown above? फिगर ए और फिगर बी में। अब देखो फिगर ए में जो सराउंडिंग का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu3। ओके, और यहां पर ये बोला गया है mu1 इज ग्रेटर देन mu3। मतलब अब देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो मीडियम डेंसर मीडियम होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो मीडियम है, ये मीडियम मतलब जो एनवायरनमेंट में जो सराउंडिंग में जो मीडियम है दैट इज रेयरर मीडियम, और जो लेंस का मीडियम है दैट इज डेंसर मीडियम। तो ऑब्वियसली ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, तो इट विल कन्वर्ज, ये हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। एंड इन फिगर बी यहां पर देखो mu2 इज ग्रेटर देन mu1। अब अगर mu2 ग्रेटर देन mu1 है तो ऑब्वियसली ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से अगर रेयरर मीडियम होगा तो कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज अ कॉन्केव लेंस, तो इट विल डाइवर्ज। ओके, डाइवर्ज। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचर मतलब किसी भी एक टेम्परेचर में, कितना टेम्परेचर में वो हम लोगों को नहीं बोला गया है। When the temperature of water is increased by 40 डिग्री सेल्सियस, जब इसको इंक्रीज कराया गया है, वाटर का जो टेम्परेचर है उसको जब बढ़ाया गया है 40 डिग्री सेल्सियस में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज टू x। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होके x हो गया है। ओके, स्टेट वेदर x लेसर देन 1.33 और x ग्रेटर देन 1.33। अब देखो यहां पर किसी भी एक टेम्परेचर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था दैट वाज वाटर का, दैट वाज 1.33। अब ये बोला गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। अब किसी भी मीडियम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराया जाएगा तो क्या होगा, जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम में कन्वर्ट होता रहेगा, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो कम होता रहेगा, तो वो रेयरर मीडियम बनता जाएगा, इजंट इट। अब जब रेयरर मीडियम हो जाएगा मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जब कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली जो मतलब हाई टेम्परेचर में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑब्वियसली कम होता जाएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि x जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया गया उस टाइम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है x विच इज लेसर देन द प्रीवियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर कम था मीडियम का। Am I clear? तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, x इज लेसर देन 1.33। Am I clear? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस है, मैं अलग से इसको मेंशन नहीं कर रहा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुत ही लाइट का अच्छा सा एक क्वेश्चन है। देखो, मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीन जो लाइट है रेड, ब्लू एंड ग्रीन is passed through a convex lens as shown in the diagram below। तो यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस। ओके,
State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction. तो ये तीन लाइट एक साथ जा रहा है एयर में, ये तीनों एक ही साथ मूव कर रहा है। अब जब ये लेंस में घुसेगा तो लेंस के थ्रू जब ये तीनों लाइट जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये तीनों लाइट एक ही जगह पर कन्वर्ज होगा या अलग अलग जगह पर कन्वर्ज होगा, ये हम लोगों को पूछा गया। तो ऑब्वियसली ये हम लोग बोल ही सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट, तो दैट्स व्हाई फोकल लेंथ विल आल्सो बी डिफरेंट। समझ में आया बच्चों? यहां पर देखो क्या पूछा गया है, तो कि यहां पर ये एक जगह पर कन्वर्ट करेंगे या अलग जगह पर, तो ऑब्वियसली मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर इसके और भी थोड़ा अंदर घुसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें कि कौन पहले कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, वो कैसे समझेंगे ये मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज द हाईएस्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज द लीस्ट, इजंट इट? अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला था जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब ये म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल ऑफ द लेंस। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर म्यू जितना ज्यादा होगा फोकल लेंथ उतना कम होगा, इजंट इट? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो कोई चेंज नहीं आ सकता है, तो ऑब्वियसली अगर म्यू ज्यादा होगा तो म्यू माइनस 1 भी ज्यादा होगा और उस हिसाब से एफ कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ म्यू इंक्रीजेस तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस, इजंट इट? तो देखो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? वायलेट लाइट का। तो वायलेट लाइट का जो फोकल लेंथ है वो सबसे कम होगा, इजंट इट? तो देखो focal length of violet light will be the least and focal length of red light will be the highest। तो अगर हम यहां पर फ्रॉम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें कि किसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा, मतलब कम से ज्यादा तक अगर लिखने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि सबसे कम होगा, क्योंकि देखो VIB GYOR विब जी और, तो बी सबसे पहले आ रहा है, तो फोकल लेंथ ऑफ ब्लू विल बी द लीस्ट। उससे थोड़ा ज्यादा होगा फोकल लेंथ ऑफ ग्रीन, उससे भी थोड़ा ज्यादा होगा फोकल लेंथ ऑफ रेड। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? हालांकि ये तुम्हें लिखना नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये मेंशन करना है कि जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक ही पॉइंट में कन्वर्ज होगा या अलग अलग पॉइंट्स में वो कन्वर्ज होगा, यही तुम्हें लिखना है। लेकिन इसका जो एक्चुअल रीजन है ये मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, इसके बाद क्या पूछा गया है? Name the invisible radiations which are studied using the quartz prism। तो ऑब्वियसली ये एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, दैट इज यूवी रे या अल्ट्रावायलेट रे। ओके, यूवी रे। स्टेट वन यूज ऑफ द रेडिएशन, कोई भी एक यूज तुम लोग मेंशन कर सकते हो। देखो मैंने दो यूज यहां पर लिख दिया है, मेंशन कर दिया, दैट इज वन स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइज करने के लिए किसी भी चीज को मेडिकल साइंस में, और डिटेक्टिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जो प्योरिटी है वो डिटेक्ट करने के लिए। जो ये हो गया सी। आ जाएंगे डी में, नेम वन रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस। तो यहां पर बहुत सारे हो सकते हैं, तुम ऐसे लिख सकते हो एनी विजिबल लाइट या विजिबल वेव। ओके, एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म? ओके, अब देखो यहां पर हम लोग इजीली ऐसे समझ सकते, ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, क्योंकि f है 8 सेंटीमीटर, 2f होगा 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं u इज ग्रेटर देन 2f, isn't it? तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो इन दैट केस जो इमेज का नेचर होता है वो क्या हो जाता है? रियल इन्वर्टेड
एंड डिमिनिश्ड, इजंट इट? तो ये तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज का नेचर क्या होता है और उसका पोजीशन क्या होता है। इसका पोजीशन भी अगर पूछ ले कि व्हाट विल बी द पोजीशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन बिटवीन एफ एंड 2f, इजंट इट? तो यही तो होता है। अब देखो नेक्स्ट में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द लेंस। तो चलो डिस्टेंस पूछ ही लिया है, तो यहां पर हम लोग सिंपल सा लेंस मेकर्स फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस मेकर्स नहीं, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर सिंपल सा u का वैल्यू विथ साइन f का वैल्यू बिठा दो, तो तुम्हें v का जो वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ मैं लिख देता हूं 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, when sunlight passes through water droplets in atmosphere, it gets dispersed into constituent color forming a rainbow. A similar phenomena is observed when white light passes through a prism. Okay. Which color will show the maximum angle of deviation and which color will show the minimum angle of deviation? अब देखो ये मैं जस्ट एक सिंपल सा रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये ऐसे अगर अपना व्हाइट लाइट है तो ये जब डिस्पर्स होता है तो ये ऐसे डिस्पर्स होता है, और ये अगर स्क्रीन है तो यहां पर ऐसे जाता है, isn't it? और यहां पर V होता है ऐसे IBGYO करके यहां पर R हो जाता है, isn't it? तो देखो ये अगर अपना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है? डेल रेड का, मतलब डेविएशन ऑफ रेड लाइट का। और सबसे ज्यादा किसका हुआ है? वायलेट का। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग बोल सकते हैं विच कलर विल शो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन? तो वायलेट विल शो मैक्सिमम एंड रेड विल शो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट में आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ सनलाइट अ ग्रीन कलर्ड रे इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो सनलाइट मतलब व्हाइट लाइट, उसके बदले एक मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब एक सिंगल वेवलेंथ का एक लाइट प्रिज्म के थ्रू पास कर रहा है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट रे? इमर्जेंट रे का कलर क्या होगा? तो देखो यहां पर अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट पास कर रहा है, मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट अगर पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज इन द कलर, नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई। तो देयर विल बी नो चेंज। एम आई क्लियर? व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट रे? नो चेंज मतलब ग्रीन ओनली। ओके, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहां पर क्या बोला गया है, O इज लुमिनेसेंट पार्टिकल ट्रैप्ड इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक। मतलब एक पार्टिकल, एक लुमिनेसेंट मतलब जो खुद ब खुद जल सकता है, ओके, खुद ब खुद ग्लो कर सकता है, जहां से लाइट रे निकलता है। Inside a glass block, a student traces the path of ray coming out of it and reflecting over a plane mirror as shown in the diagram below. तो चलो अब मैं डायग्राम में आ जाता हूं। तो यहां पर यह अपना मिरर, ओके, और ये अपना ग्लास ब्लॉक है, उसके अंदर ये अपना लुमिनेसेंट वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से एक तो रे यहां पर गया, वो रिफ्लेक्ट हुआ इस यहां पर, मतलब ऑब्वियसली एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर, और ये जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होके यहां पर जो प्लेन मिरर है वहां पर रिफ्लेक्ट हो गया। और एक तरफ क्या हुआ, ये जो लाइट आया ये देखो यहां पर रिफ्रैक्ट होके ये एकदम यहां पर 90 डिग्री फॉर्म किया, मतलब ये क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हुआ, इजंट इट? तभी ना ये ऐसा हो सकता है। तो देखो यहां पर कंप्लीट द टेबल यूजिंग द लेबल्स फ्रॉम द फिगर, ये हम लोगों को पूछा गया है। ओके, मतलब यहां पर जो टेबल है वहां पर जो लेबल है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर, ये पहले लिख दिया गया है ए। तो देखो एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर मतलब मिरर के ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखो दैट इज ए। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अ पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे इन द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे कौन है? जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड मतलब उसका एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज यू, इज इट? तो यहां पर मैं यू लिख दूंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट सी अ क्रिटिकल एंगल। ओके, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा है? देखो यहां पर ये जो लाइट रे है ये क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए ना जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एकदम पासिंग थ्रू द इंटरफेस, इजंट इट?
तो ये एकदम जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो देखो यहां पर हम लोग क्रिटिकल एंगल लिख देंगे C। ओके, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है? अब देखो यहां पर Q भी रिफ्रैक्टेड रे है तो तुम Q लिख सकते हो, और यहां पर जो T है ये भी तो रिफ्रैक्टेड रे ही है, रिफ्रैक्ट तो हो रहा है, तो ये Q और T ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट, एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और द रे आर, ओके, ऑफ द रे आर, मतलब जो आर रे है, ये जो आर रे है, जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहां पर ये है, ये जब रिफ्रैक्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तुम लोगों को रिमाइंड कर देता हूं क्योंकि यहां पर तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो, सिली मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए अच्छे से समझो। देखो हम लोगों को पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टिंग रे एंड द नॉर्मल, इजंट इट? अब देखो यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल है, इजंट इट? ये अपना नॉर्मल है, तो ये अगर ई है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस ई। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये नॉर्मल है मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ऑन द सरफेस, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 90 माइनस ई। एम आई क्लियर? तो ये अपना सारा आंसर मैंने यहां पर लिख दिया। तो बच्चों अभी हम लोग जो आ जाएंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में। यहां पर क्या कहा गया है? अ मेटल रॉड ए बी ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए विथ 100 GF वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द टू एंड्स। ओके, तो यहां पर क्या पूछा गया है? देखो, इफ दिस रॉड इज कट एट द सेंटर सी, मतलब एकदम बीच में से काटा गया है, देन कंपेयर द वेट ऑफ AC टू द वेट ऑफ BC। तो देखो यहां पर कैसे हम लोग निकालेंगे? अच्छा, तो ये बैलेंस कहां पर है? 45 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, इजंट इट? अब सोचो इस तरफ का जो वेट है ये अगर W1 है और इस तरफ का वेट है W2। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है इसका डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली वेट इस तरफ का ज्यादा होना चाहिए, इजंट इट? और इस तरफ का डिस्टेंस ज्यादा है तो वेट ऑब्वियसली कम होना चाहिए। अब देखो, अब अगर बीच में से काटा जाए, तो बीच में से अगर काटा जाएगा तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ऑब्वियसली कम वेट वाला होगा। कम वेट वाला है इसीलिए ना फल्क्रम बीच से, मतलब जो मिडिल पोजीशन है वहां से राइट साइड में हट गया है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ AB इज लेसर देन वेट ऑफ BC। ओके, मतलब वेट ऑफ AB ना लिख के वेट ऑफ AC लिख देता हूं मैं। वेट ऑफ AC इज लेसर देन, मतलब ये C मतलब फल्क्रम पोजीशन इज लेसर देन वेट ऑफ BC। समझ में आया बच्चों? और देखो बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को तुम लोगों को रिटन मतलब इन वर्ड्स लिखना है। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। For each of the following scenarios, state whether the work done by the gravity is positive, negative or zero। तो obviously देखो, पहले person walks on the level road, तो ये अपना person है, ओके? तो इसका जो gravitational force है इसके ऊपर that is downward काम कर रहा है, और person move कर रहा है level road में, मतलब उसका displacement सामने है, तो यहां पर जो एंगल है that is 90 डिग्री, तो obviously जो वर्क डन होगा that will be zero वर्क डन, तो ये zero वर्क डन है। समझ में आया? नेक्स्ट, अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर, तो पर्सन अगर लैडर क्लाइम कर रहा है तो पर्सन जा रहा है ऊपर की तरफ, वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो थीटा यहां पर है 180 डिग्री, तो अगर थीटा 180 डिग्री है तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट, अ कार इन न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप, तो देखो ये अगर अपना स्लोप है और ये अपना कार है तो वो ऐसे मूव कर रहा है, ओके, और जो वेट है वो डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रहा है, इजंट इट? मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसे डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल, इजंट इट? 0 डिग्री नहीं है, एंगल है एक्यूट एंगल, तो थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री, तो लेसर देन 90 डिग्री में जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पेंडुलम, मतलब पेंडुलम के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मास इज 200 ग्राम या 0.2 kg। ओके,
इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस कराया गया है। द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए इज जीरो। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो। At the position B, the pendulum bob is raised by 5 मीटर, मतलब h is equal to 5 मीटर। यहां पर बोला भी गया है कि g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब g को हम लोग 10 पकड़ सकते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजीशन B, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू, देखो ये 5 मीटर रेज हो गया है तो दैट विल बी mgh। यहां पर m.2 तो 0.2 इंटू 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 जूल। हमें क्लियर बच्चों? तो ये अपना 10 जूल आंसर मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट बी, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब देखो मैक्सिमम पॉइंट में, मैक्सिमम हाइट में जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ऑब्वियसली वही टोटल एनर्जी है at any position, and we know for a freely falling body जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी, तो दैट इज इक्वल टू 10 जूल। तो यहां पर भी ये भी आंसर 10 जूल हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम बी, मतलब यहां पर स्पीड कितना होगा। अब देखो ऑब्वियसली यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को फुल्ली कन्वर्ट कर देगा यहां पर आके, इजंट इट? फुल्ली कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, मतलब दो मेथड, एक तो बहुत ही मतलब एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा के बोल रहा हूं अगर तुम लोग भूल जाओ। देखो इसके लिए तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ओके, यहां पर वैल्यूज बिठा दो तो तुम लोग देखोगे कि v का जो वैल्यू आएगा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर तुम लोग भूल गए कि कैसे हो सकता है ये फॉर्मूला, अगर भूल गए तो ऑब्वियसली ऐसा भी कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट b इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट a। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर, तो ऑब्वियसली v हो जाएगा रूट ओवर 2gh। मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने दिखा दिया तुम लोगों को, तो वहां से भी तुम लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज वेलोसिटी रेशियो 4, तो वेलोसिटी रेशियो इज 4। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो 3 मार्क्स है। तो यहां पर देखो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर वेलोसिटी रेशियो 4 है तो उसके लिए जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होगा वो कितने पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो हमें पता है कि n ऑल्सो विल बी 4, मतलब जो नंबर ऑफ पुलीज वो भी इक्वल टू होगा वेलोसिटी रेशियो के साथ। तो नंबर ऑफ पुलीज ऑल्सो विल बी 4। तो यहां पर 4 पुली वाला जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है वो हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। वो अलग से मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में है। तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोड 100 kgf। तो लोड कितना है 100 kgf, मतलब उसका जो मास है दैट इज 100 kgf लिफ्टेड बाय दिस पुली टू अ हाइट 5 मीटर, मतलब h इज इक्वल टू 5 मीटर एंड g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। वैल्यूज बिठा दो 100 इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो गया कितना 5000 जूल। तो ये अपना आंसर हो गया। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इट्स एको आफ्टर 3 सेकेंड। तो कितना टाइम बाद t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड वो एको उसने सुना। स्पीड ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड, मतलब v इज इक्वल टू 336 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ, मतलब अगर मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखा दूं, ये अगर अपना क्लिफ है और ये अगर अपना पर्सन है, ओके, ये अगर डिस्टेंस है d, तो d इज इक्वल टू vt बाई 2। तो यहां पर देखो t का वैल्यू है 3 सेकेंड, v का वैल्यू है 336 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 504 मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ he fires the gun again and this time the echo is heard 1.5 second later than the first।
1.5 सेकेंड लेटर। ओके, तो मतलब मूव करके ये दूर चला गया है, isn't it? चलो पकड़ लेते, ये है अपना x। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन मूव। अब देखो ये कितना आगे गया है, x डिस्टेंस आगे गया है, तो इतना डिस्टेंस के लिए वो एक्स्ट्रा 1.5 सेकेंड लग रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू vt/2। अब यहां पर t क्या यूज करेंगे, 1.5, तो मतलब 336 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर होगा 252 इतना मीटर। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 7 का 3, दैट इज द above picture shows a mother pushing her daughter sitting on a swing. Okay, the swing is going through a position A, B, C, where A and C are the extreme position. तो देखो बच्चों, ये अपना A है, ये अपना C है। ओके, ये है C, A है, ये है A, ये these are the extreme position and mean position is B. So this is our B, which is the mean position. पूछा क्या जा रहा है, which is the right position that is at A, B or C for the mother to give a constant periodic push to the swing every time in the forward direction to increase the amplitude of the swing. तो obviously हमें पता है कि extreme position में हम लोगों को उसके ऊपर push फिर से देना पड़ेगा। तो obviously हम लोग extreme मतलब कौन सा extreme, ये वाला जहां से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया है। ओके, तो ये होगा A, position A। नेक्स्ट इज नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड इन दिस। ओके, अब देखो यहां पर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। अगर स्विंग का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कब हो सकता है, अगर रेजोनेंस हुआ, तो जो फेनोमेना होगा दैट विल बी रेजोनेंस। समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट में, एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल हाउ दिस फेनोमेना हेल्प्स टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। ओके, तो ऑब्वियसली एग्जांपल से हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्योंकि जो मदर है, द मॉम इज गिविंग, मींस द फोर्स गिवन बाय द मॉम, द एक्सटर्नल फोर्स गिवन बाय द मॉम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग इज सेम। व्हेन इट विल बिकम सेम, एट दैट टाइम रेजोनेंस विल बी क्रिएटेड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग विल इंक्रीज। एम आई क्लियर? तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा। समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये एक यहां पर एक टोटल एक पोर्शन दिया गया है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो ये पोर्शन क्या बोला गया है, सर्किट डेपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड टू स्टडी ओम्स लॉ। तो देखो ये अपना सर्किट है। ओके, ये वाला सर्किट है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर, अ स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी। देयर इज ट्यूब 1, ये है अपना ट्यूब 1, connected to the circuit through electrodes E1 and E2। तो देखो यहां पर E1 and E2 electrodes है। He records the reading of the ammeter and voltmeter, thereby calculate the resistance। तो यहां से ये ऐसे resistance calculate कर रहा है। The student repeats the experiment by substituting tube 1 with tube 2। मतलब जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, ट्यूब 2 को, मतलब पहले वो ट्यूब 1 को यूज किया, उसके बाद उसने ट्यूब 2 को यूज किया, मतलब ट्यूब 1 को रिप्लेस करके ट्यूब 2 को यूज किया गया है। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है, नेग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यूज ग्रेटर और लेसर और इक्वल टू कंपेयर रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस। ओके, मतलब जब ट्यूब 1 जब यूज किया गया है और जब ट्यूब 2 यूज किया गया है, उस टाइम पे रेजिस्टेंस का क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 1 उसको अगर R1 पकड़ा जाए और रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 2 उसको अगर R2 पकड़ा जाए, तो देखो देख के क्या समझ में आ रहा है, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा है। अगर लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम है, इजंट इट? और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अगर कम हुआ तब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R1 विल बी ग्रेटर देन R2, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 1 विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 2। समझ में आया? नेक्स्ट, द वोल्टमीटर रीडिंग इन बोथ द केसेस। अब देखो यहां पर जो बैटरी है उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर बैटरी में चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होने के लिए करंट चेंज होगा, तो वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, इट विल रिमेन सेम। और थर्ड में सी में क्या बोला जा रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर के ऊपर, और यहां पर दोनों में ही जो ट्यूब था उसमें मर्क्यूरी यूज किया गया था, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल आल्सो बी सेम, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं हुआ है।
तो देखो यहां पर ये भी हो जाएगा सेम। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या बोला जा रहा है, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एक्स एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल को एमिट किया है और उसके बाद वो हुआ है न्यूक्लियस वाई। अब देखो ये क्या कैसे हुआ है, ये थोड़ा मैं दिखा देता हूं तुम्हें। सोचो ये अपना एक्स न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल पार्टिकल रिलीज हुआ है और ये हो गया है x1। वहां से और एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है तो वो हो गया है x2। फिर से एक बीटा पार्टिकल अगर एमिट हुआ है तो वो हो गया y। ओके बच्चों, हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, तो 2He4। अब देखो इस x का, इस न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर है z एंड मास नंबर है a, तो पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। With respect to element x, where would you position the element y in periodic table? अब periodic table में किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे पोजीशन करते हैं, डिपेंड्स ऑन, मतलब डिपेंडिंग ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है। एक अल्फा पार्टिकल अगर रिलीज हुआ है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा, मतलब z-2, और जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा, मतलब a-4। ओके बच्चों, अब देखो अगर एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ तो हमें पता है बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब -1 और 0, इजंट इट? तो हमें पता है कि बीटा पार्टिकल एमिट होने से जो मास नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो जो x1 होगा बीटा पार्टिकल एमिट होने के बाद, जो x1 से जो x2 होगा वो क्या हो जाएगा, z-1 और a-4। और वहां से फिर से और एक बीटा पार्टिकल एमिट होने से वो क्या हो जाएगा, उसमें से और एक जो एटॉमिक नंबर है उसका और एक बढ़ जाएगा, मतलब z हो जाएगा, और ये जो मास नंबर है वो a-4 ही रह जाएगा। अब देखो तो क्या हो गया, x का जो एटॉमिक नंबर है y का भी वो ही एटॉमिक नंबर है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, तो मतलब दोनों ही पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रहेगा, एट सेम प्लेस, यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट्स x एंड y? तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, आइसोटोप, क्योंकि अगर सेम एटॉमिक नंबर है डिफरेंट मास नंबर है तो उसको आइसोटोप भी बोला जाता है। सी इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज 80, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ x इज? ओके, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, आइसोटोप है, तो दोनों का ही हो जाएगा 80 एटॉमिक नंबर। समझ में आया बच्चों? तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो देखो क्या है, ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहां पर क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट्स द सर्किट। तो अगर ये कंप्लीट कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यहां पर बोल दिया गया है कि जो सेल है दैट इज 4 वोल्ट एंड 0.4 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर मैं 0.4 ओम को लिख देता हूं, मतलब ड्रॉ कर देता हूं। ओके बच्चों, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 5 + 3 इज 8, 8 और ये वाला ये दोनों पैरेलल में है तो 8 × 2 डिवाइडेड बाय 8 + 2 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 1.6 ओम। और 1.6 एंड 0.4 जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, दैट विल बी 1.6 + 0.4 विच इज 2 ohm. तो 2 ohm will be the answer. Next, calculate the current through 3 ohm resistance when the circuit is complete. मतलब यहां से करंट कितना है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो टोटल करंट निकाल लेते, तो टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट को अगर मैं आई टोटल लिख देता हूं, आई टी, ओके, तो दैट इज I = V/R, V/R इक्विवेलेंट। अब V कितना है 4 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम, तो दैट इज 2 एंपियर इज द टोटल करंट। तो मतलब यहां से टोटल 2 एंपियर करंट मूव हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है। अब यहां पर जाके वो अलग हो जाएगा। अब देखो इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। देखो ईएमएफ ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अगर V पकड़े तो V = E - I × R। तो E मतलब 4 माइनस I2 × 0.4। समझ में आया बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा 3.2 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 3.2 वोल्ट। ओके, तो ऑब्वियसली करंट कितना होगा, I = V/R।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.2 एंड आर कितना है इन दोनों का, जो ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 5 + 3 8। ओके बच्चों, तो जो करंट होगा दैट विल बी 0.4 एम्पियर। अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने क्यों फुल टोटल रेजिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इन दोनों पॉइंट के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को लेना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए यहां पर हमने ऐसा किया। ओके, तो करंट यहां से जो करंट मूव करेगा 5 ओम से जो मूव करेगा 3 ओम से भी वही मूव करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट विल बी इक्वल, तो दैट इज 0.4 एम्पियर विल बी द आंसर। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What mass of ice at 0 degree Celsius added to 2.1 kg water will cool it down from 75 degree to 25 degree Celsius? Given specific heat capacity of water is this much and specific latent heat of ice is this much. समझ में आया बच्चों? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर एक बकेट है, बकेट में कुछ वाटर है। ओके, अब पूछा जाए, अब उस वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस से उसको अगर 25 डिग्री सेल्सियस में कम कराया जाए, ओके, उसके लिए कितना अमाउंट में आइस लगेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलो पकड़ लेते, एम अमाउंट में आइस लगेगा। ओके बच्चों, तो देखो एम अमाउंट का जो आइस है वो क्या होगा, सबसे पहले वो मेल्ट होगा फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और उसके बाद वो जो वाटर, वो एम अमाउंट मास का जो वाटर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर राइज होगा, तभी ना जाके जो 2.1 केजी वाटर है उसका टेम्परेचर कम होगा फ्रॉम 75 टू 25। तो यहां पर अगर हम लोग ऐसा करें कि देखो जो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, अगर ऐसे लिखे तो हीट लॉस कितना होगा, देखो जो 2.1 केजी का वाटर है, एमसी डेल्टी हमें पता है, एम उसको उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, सी मतलब 4.2 एंड डेल्टी मतलब 75 माइनस 25। समझ में आया? तो ये हो गया अपना हीट लॉस। और हीट गेन कितना होगा, देखो सबसे पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था वो मेल्ट होगा, तो मतलब एम इंटू एल। अब आइस का जो लेटेंट हीट है दैट इज 336, और उसके साथ ऐड कर देते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस का वो एम अमाउंट का आइस जो मेल्ट हो गया था वो 0 डिग्री सेल्सियस से वो 25 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तो उसके लिए एम 4.2, और ये जो वाटर है जो 0 डिग्री से 25 डिग्री तक जा रहा है तो दैट विल बी 25 माइनस 0। ओके, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो एम विल बी 1000 ग्राम या 1 केजी। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोज अ कूलिंग कर्व ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ सब्सटेंस, फर्स्ट स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस। तो देखो बच्चों यहां पर ये जो पोर्शन है 150 डिग्री सेल्सियस में, इसके बाद जो सब्सटेंस है उसके ऊपर कुछ टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, मतलब वो वहां पर ही स्टीम में या गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो पोर्शन है 150 डिग्री सेल्सियस, इसमें ही ये इसने कंडेंस किया, मतलब लिक्विड से वेपर में या लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो गया, तो दैट विल बी 150 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट। तो ऑब्वियसली उसके नीचे जो टेम्परेचर होगा, मतलब देखो यहां पर भी इसका जो टेम्परेचर है कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये इसका सिर्फ जो स्टेट था वो चेंज हो रहा था। तो यहां से यहां तक मतलब फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बच्चों? और सी क्या है, वाई डू वी प्रेफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। अब देखो यहां पर ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइस आइस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हर एक ग्राम आइस के लिए, हर एक ग्राम आइस में वाटर से 336 कैलोरी ज्यादा हीट सोखने का या हीट एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है, क्योंकि वो ज्यादा ठंडा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो ज्यादा ठंडा होगा देन 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, इसीलिए हम लोग आइस प्रेफर करते हैं देन आइस कोल्ड वाटर।
आइस कोल्ड वाटर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। तो यही हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करके मतलब यही लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? द डायग्राम बिलो शोज अ कार्डबोर्ड ऑन विच आयरन फिलिंग्स आर केप्ट। तो ये अपना कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स है। अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लूप इज सीन पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड। When current flows through it, the iron fillings arrange themselves as shown in the figure below। तो देखो यहां पर एरोज देके दिखाया गया है। ओके, ये जो एरोज है यहां पर ऐसे दिखाया गया और यहां पर भी एरोज दिखाया गया है। ओके बच्चों, arrange themselves as shown below with the direction of magnetic field। फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है? स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी एट ए एंड बी। तो यहां पर पोलैरिटी ए और बी में पोलैरिटी क्या है वो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले यहां पर जो आयरन फिलिंग्स, जो अरेंजमेंट है आयरन फिलिंग्स का, उसका डायरेक्शन क्या है? तो देखो यहां पर अच्छे से समझ में आ रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो मतलब सिर्फ तुम्हें कितना समझना, कितना सोचना होगा वही मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं, ताकि सबसे कम टाइम में तुम लोग आंसर को सॉल्व कर पाओ। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नॉर्थ पोल। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ पोल है, मतलब नॉर्थ पोल कब हो सकता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, सॉरी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो करंट मूव हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो कैसे हो सकता है? अगर ये एक पॉजिटिव एंड है मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव। ऐसे ही अगर इसको भी तुम पकड़ो, मतलब अगर इस पोर्शन को पकड़ो तो ये हो जाएगा मतलब क्लॉकवाइज। ओके, और क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक। ओके, क्लॉकवाइज मतलब ऑब्वियसली साउथ पोल, और करंट जाएगा नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली ऐसे करंट जाएगा, तो तब भी उस हिसाब से भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। am I clear बच्चों? नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट on the magnetic field if an iron rod is held along the axis of the coil। मतलब अगर ऐसे एक आयरन रॉड को रखा गया है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, इजंट इट? इसका रीजन क्या है वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। इसका रीजन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विल इंक्रीज। मतलब अगर कोई भी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये तुम लोग अच्छे से क्लास 12 में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को बता देता हूं। किसी भी मीडियम का जो मैग्नेटाइज करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग जब क्वांटिफाई करते हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब जब पहले ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो तो वैक्यूम में या एयर में हो रहा था, तो एयर का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उससे ज्यादा होता है जो रॉड का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मतलब आयरन का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल इंक्रीज। और क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इंक्रीज होता है। am I clear? नेक्स्ट, स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। ओके, एक वन वे क्या होगा? चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सेल। यहां पर अगर सिर्फ सेल को लेकर उल्टा करके लगा दोगे, मतलब जहां पर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जहां पर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तभी टोटल करंट का जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। स्ट्रेंथ कैसे डिक्रीज करोगे? हमें पता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, तो ऑब्वियसली करंट कम कर दो। करंट कैसे कम करोगे? जो सेल है उसका ईएमएफ कम कर दो, तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल आल्सो डिक्रीज। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ में आया बच्चों? तो ये था सेक्शन बी। तो आईसीएससी जो स्पेसिमेन पेपर था 2025 का, उसका मैंने पूरा टोटल तुम लोगों को दिखा दिया है। ओके, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो तुम लोगों को कैसे समझ में आ रहा है और क्या क्या वीडियोस तुम लोगों को क्लास 10 का जो आईसीएससी फिजिक्स है उसके ऊपर क्या क्या वीडियो तुम लोगों को और भी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर, कहां कहां पर तुम लोगों को थोड़ा डाउट है, जो तुम्हें लगता है कि अगर मैं क्लियर करूं तो तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये तुम लोग कमेंट पे बता सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो आज के लिए यही तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।